नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की संस्कृत की इस कक्षा में। पिछली बार की कक्षा में हम लोगों ने संधि प्रकरण को सीखने का प्रयास किया। वहाँ हमने जाना संधि का अर्थ क्या है, वर्णों का मेल या शब्दों का मेल, इस आधार पर संधि और समास में विशेष अंतर होता है। संधि के कितने प्रकार हैं और उसके अलावा सबसे पहला प्रकार स्वर संधि यानी कि स्वर से स्वर का मेल होना, और स्वर संधि के सर्वप्रथम प्रकार दीर्घ स्वर संधि को हमने व्यवस्थित उदाहरणों के साथ सीखने का प्रयास किया था। आज हम बढ़ रहे हैं उसके आगे, स्वर संधि के अन्य प्रकारों को जानने की हम कोशिश करने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा था कि हम लोगों ने जब अ के साथ अ मिलाया था तो दीर्घ आ हो गया, ई से ई मिलाने पर दीर्घ ई हुआ, ऊ से ऊ मिलाने पर दीर्घ ऊ हुआ, री से री मिलाने पर दीर्घ री हुआ। ऐसा क्यों होता है, ये हमने कुछ वस्तुओं के माध्यम से सीखा था। जैसे कि नमक में नमक मिलाने पे नमक ही बनेगा पर ज़्यादा होगा, ठीक वैसे ही हल्दी, दूध, पानी, इस प्रकार से हम चीज़ों की तरफ बढ़े थे। आज हम सीखें कि यदि हम इसे पानी मान लेते हैं, इसे नमक मान लेते हैं, इसे हम दूध समझ लेते हैं, इसे हल्दी समझ लेते हैं, तो क्या होगा? वही होगा जो हम इस गुण संधि के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, आज हम इसके आगे बढ़ने जा रहे हैं, ये सीखेंगे। सबसे पहले आप उन वस्तुओं को ही देखिए कि क्या होने वाला है। ये देखिए, मेरे पास में है पानी और एक तरफ मेरे पास में है नमक। मैं उसे ले रही हूँ नमक। जब मैं पानी और नमक को एक साथ अपने पास रख रही हूँ तो मैं क्या करने जा रही हूँ, दो अलग अलग चीज़ें हैं और मैं उन दोनों को मिलाने जा रही हूँ। जब मैं इस नमक को पानी के अंदर मिलाती हूँ तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या बना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या बना, क्या ये अब नमक रह गया है? क्या ये नमक रह गया है? बिल्कुल नहीं। क्या ये पानी ही रह गया है? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर क्या हो गया है, पानी का भी स्वाद है, नमक का भी स्वाद है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम नमकीन पानी कह सकते हैं। ये ऐसा एक पदार्थ बन चुका है। यानी कि अगर आपने अ के साथ में ई को मिलाया, अ के साथ में अगर ई को मिलाया तो क्या होगा? ना तो ये अ बचेगा ना ये ई बचेगी, कुछ और बनेगा। ये कुछ और क्या बनेगा, बस वही हमें सीखना है। वो बनेगा ए। ये मैंने ऋस्व ए लिखा है, लघु ए लिखा है, ए बनेगा। ठीक वही चीज़ हम दूसरी तरफ अगर जाते हैं, हम इसको लेने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए, अगर मेरे पास में, मैं इसको लिख रही हूँ, ये है मेरे पास में हल्दी और ये मैंने लिया है दूध। अगर मैं इनको आपस में मिलाऊंगी तो क्या होगा? ये देखिए, ये दूध है, ये हल्दी है। मैंने जब इसके अंदर इसे मिला दिया है तो आप देख पा रहे होंगे, ना तो ये दूध बचा है ना ये हल्दी बनी है, ये कुछ और बन गया है जिसके अंदर दूध और हल्दी दोनों के गुण होंगे। यानी कि जब आप दो अलग अलग प्रकृति की चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे का गुण धारण करके एक नई चीज़ बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम क्या बनेगा, अ के साथ में जब आप ऊ को मिलाते हैं तो ये ओ बनेगा। ठीक वैसे ही जब आप अ के साथ में री को मिलाएंगे तो ये अर बनता है, और जब आप अ के साथ में री मिलाते हैं तो ये अल बनता है। यहाँ पर फिर से स्पष्ट समझ लें कि ये जो हमने अल बनाया है, क्योंकि री वर्ण अब प्रयोग में नहीं आता है तो आपको इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पर क्योंकि भाषा में, वर्णमाला में ये वर्ण मौजूद है, इसकी वजह से जो परिवर्तन होते हैं वो भी मौजूद है। कहीं कहीं पर कुछ एक आध उदाहरण हमें ऐसे शब्दों का मिल जाता है तो हम उसकी चर्चा भी ज़रूर करेंगे। आइए अब हम एक खास बात की तरफ इशारा करते हैं। वो चीज़ ये थी कि जब हमने पिछली बार किया था तो हमने क्या किया था कि लघु के साथ दीर्घ, लघु के साथ आप लघु, या फिर लघु दीर्घ के साथ लघु, या दीर्घ के साथ दीर्घ, किसी भी रूप में आ को मिलाइए वो बनना केवल दीर्घ ही होता है। अब यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पे जो हम अक्सर गलती करते हैं, इसलिए वो ध्यान देंगे। अगर आपने छोटे अ के साथ छोटी ई मिलाई, यानी लघु अ के साथ लघु ई को मिलाया है, तो
आपका ए बन रहा है। लेकिन अगर आपने लघु अ के साथ में दीर्घ ई मिलाई है तो भी ए ही बनना है, ये याद रखेंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपने दीर्घ आ के साथ में लघु ई मिलाई है तो भी ए बनना है, और अगर दीर्घ आ के साथ में आपने दीर्घ ई मिलाई है तो भी ए बनना है। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी की ऐसी ओ के साथ भी होगी, अर के साथ भी होगी और अल के साथ भी होगी। ठीक है, यानी इस तरफ प्लस के इस तरफ आपको याद रखना है कि अ और आ होना चाहिए, और इस तरफ होनी चाहिए सिर्फ ई, दीर्घ या लघु किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक वैसे ही जब आप दूसरे नियम पे जाएंगे तो इस तरफ आपका अ होना चाहिए, उस तरफ आपका उ होना चाहिए, वो दीर्घ या लघु किसी भी संदर्भ में हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही री के साथ में नियम है। अब अगर आप उदाहरणों की चर्चा हम करते हैं तो वो उदाहरण आपके सामने दिखाई आपको दे रही हैं, इनको देखेंगे। फिर भी एक आध उदाहरण मैं यहाँ पर आप लोगों को हल करके बता देना चाहूँगी। उदाहरण के लिए यदि मैं एक शब्द लिखती हूँ मिथिलेश, अगर मुझे कहा जाए कि इसका विच्छेद कीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा कि जब हम विच्छेद करते हैं ना तभी थोड़ी सी समस्या आती है। जोड़ते समय हम आराम से समझ लेते हैं कि हाँ ये शब्द बनना चाहिए और ये हम सुनते रहते हैं तो ऐसा बन जाएगा। अब देखिए विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, इस शब्द के अंदर मुझे विच्छेद करते समय अगर मुझे कुछ ढूंढना हो, दीर्घ संधि कहती थी कि कोई दीर्घ स्वर होना चाहिए, मुझे दीर्घ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मैं उसके अगले स्वर उदाहरण की तरफ बढ़ रही हूँ तो वो है गुण संधि। गुण संधि कहती है कि ए कहीं बनता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए है, हमने पिछली बार भी सीखा था। आपको क्या करना है, जो भी वर्ण आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ से आपको तोड़ना है वहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और बचे हुए हिस्से को इधर उधर बांट देंगे। उसके बाद हम नियम को पकड़ेंगे। तो ये मुझे दिख रहा है, इस तरफ है मेरे पास में मिथिल और इस तरफ मेरे पास में बचा सिर्फ श, क्योंकि ल तक तो मैंने यहाँ ले लिया, इधर बचा श। लेकिन अब ये शब्द तो बने नहीं सार्थक। सार्थक शब्द बनाने के लिए मुझे इस नियम पे जाना पड़ेगा जो कहता है कि जब आप ए को तोड़ते हैं तो आपको प्लस के इस तरफ अ या फिर आ से शब्द लिखना है। अब मैंने अ से तो शब्द लिखा है मिथिल, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आ लिख दूँ तो क्या कोई शब्द बनता है? निश्चित ही मिथिला एक राज्य का नाम बनता है, तो मेरे लिए ये शब्द सही है। ठीक वैसे ही अब इस तरफ आइए, सिर्फ श से कोई वह शब्द बनता ही नहीं है, तो मुझे ये नियम कहता है कि इस तरफ तो आपको ई से शुरू करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसके आगे ई लिखूंगी और इश नहीं लिखूंगी, ईश लिखूंगी, क्योंकि अर्थ इसी शब्द का होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं मिथिलेश का विच्छेद करने पर शब्द बनेगा मिथिला धन ईश। ठीक है, जो मिथिला का स्वामी है उसे मिथिलेश कहेंगे। ठीक ऐसे ही एक उदाहरण यदि मैं आपको ओ के साथ दिखाना चाहूँ तो वो भी देख सकते हैं। ये उदाहरण मैंने लिखा शारदोपासकः। शारदोपासकः, निश्चित ही आप आ से यहाँ से तोड़ेंगे तो सिर्फ श निकलने से ये दीर्घ संधि नहीं होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे प से आ से तोड़ेंगे तो भी ये आसक शब्द बनेगा कुछ ना कुछ, ये भी कोई मतलब नहीं होगा। कुल मिला के मुझे इस ओ से ही तोड़ना है। अ से तोड़ने पर ये बनेगा शारद और इस तरफ बना पासक, लेकिन क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है मैं इसे शारदा लिखने की कोशिश करूंगी जिसका अर्थ निकलता है। और इस तरफ ओ कहता है कि आपको प्लस के इस तरफ क्या लिखना है, ऊ लिखना है, तो मैंने यहाँ लिखा ऊ। इस प्रकार से ये शब्द बना शारदा धन उपासकः। हम क्योंकि संस्कृत में लिख रहे हैं तो पीछे की तरफ या तो म हनन या विसर्ग, इस प्रकार से शब्द होता है। जल्दी से एक उदाहरण हम करेंगे इसके साथ में। उदाहरण है मेरे पास में शीतर्तु। अगर मैं ये लिखती हूँ शीतर्तु तो आप इसे अर से तोड़ेंगे, अर से तोड़ेंगे, इस अर से। इस अर को जरा ध्यान दीजिए, आगे वाला जो वर्ण होगा, जो भी इसके आगे का वर्ण है वो पूरा है, आप देख सकते हैं त पूरा है, लेकिन र आधा है तो ये र हमारा ऊपर चला गया है, इसीलिए ये आधा है। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये बनना चाहिए, इस तरफ होगा शीत और इस तरफ री से शुरू होना चाहिए, तो ये शब्द होगा ऋतु। समझें, इस प्रकार से ये हमारी संधि होती है गुण संधि। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे सब लोग, हम सीखेंगे तीसरा इसका प्रकार जिसे कहते हैं वृद्धि संधि। इसका सूत्र कहता है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। अब यहाँ पर आप लोग ये जरूर समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, अब तक हमारे पास में दो स्वर और आ चुके हैं, ए और ओ, ये बन चुके हैं।
इस संधि को पढ़ने से, गुण संधि को पढ़ने से हमारे पास में 2 नए स्वर और बन गए हैं। अब बचे हमारे पास ऐ और औ, और ये बहुत मजेदार तरीके से बनने वाले हैं इसी संधि से जो हमारे पास में वृद्धि संधि है। ठीक है, तो अब आप जरा देखिए कि हमने क्या किया है। जब आप अ, ई, उ, री और री इसके अंदर कर रहे थे, इसको मिलाने से ये आपका आ बना, इसी को मिलाने से ये ई बना, इसी को मिलाने से ऊ हुआ, और इसी को इसमें मिलाने से री बनता है। जब आपने इन दोनों को मिलाया, आप जरा ध्यान देंगे, तो ये आपका ए बना था। जब आपने इनको मिलाया तो आपका ओ बना है, और जब आपने इसको मिलाया है तो अर बना है, और आपने अगर इसको मिलाया है तो अल बना है। जरा इसको देखें। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आपने ये जो ए बना दिया है, अगर मैं इसी अ को फिर वापस इसी तरफ रखती हूँ, प्लस के इस तरफ, और इस तरफ क्या लेके जाऊंगी, अब मैं इस ए को उठाऊंगी, यहाँ से वृद्धि करनी है मुझे, चीज़ों में वृद्धि होगी। अ के साथ में आप अगर ए को मिलाएंगे तो आपका ऐ बन जाएगा। है ना आसान काम, याद हो जाएगा बिल्कुल। और ठीक वैसे ही और क्या बनाया था हमने गुण संधि के अंदर, इस तरफ गुण संधि के अंदर हमने क्या किया था, ओ बनाया था। अब इसी अ के साथ में अगर आप ओ को उठा दोगे, इनको मिला दोगे आपस में, तो आपका क्या बनेगा, अ के साथ ओ को मिलाने से बड़ा ओ बन जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये संधि वृद्धि हो गई है, यानी इस ए के अंदर वृद्धि हो गई है, इस ओ के अंदर वृद्धि हो गई है। हम 5 स्वरों से शुरू हुए थे मूल, और हमने दीर्घ बनाया, उसके बाद हमने गुण किया, गुण में हमें ए और ओ मिला, और वृद्धि के अंदर हमें ऐ और औ ये 2 वर्ण मिलते हैं। ठीक है, जल्दी से हम करेंगे इनका उदाहरण। हम अगर शब्द का विच्छेद करते हैं, त थे व, तो आप देखें, आपको तोड़ना है इस बड़ी ए से। बड़ी ए को तोड़ने पर इस तरफ का जो शब्द है ये बना है त थ, और इस तरफ हमारे पास में बचा है व, लेकिन ये तो शब्द हुए नहीं हैं, शब्द बनेंगे। इस तरफ आप बनाइए अ या आ, मैं इसे आ बनाऊंगी तो ये शब्द बनेगा तथा, बिल्कुल सही शब्द होगा। और इस तरफ मैं शब्द बनाऊंगी ए से शुरू करके, बनेगा ए, निश्चित ही इसका अर्थ होगा। इस प्रकार से आप जब भी बड़ी ए को तोड़ेंगे तो एक तरफ आपको अ या आ लिखना है, दूसरी तरफ आपको ए या ऐ लिखना है। एक उदाहरण हम इस औ के आधार पर भी कर लेते हैं। ये शब्द है महौषध। जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो औ से तोड़ेंगे, और औ से तोड़ने पर ये होगा मह, यानी कि आपको लिखना है महा। और इस तरफ आपका श और ध कुछ नहीं होगा, आपको औ से शुरू करना है, ये बनेगा महौषध, महा औषध, तो बनेगा महौषध। तो अब इसी प्रकार के जो आपको अब और उदाहरण दिखाई दे रही हैं, इनको हल करने का प्रयास आप करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। ये प्रकार है यण संधि। ये हम चौथा प्रकार सीख रहे हैं स्वर संधि के अंदर। अब आप सोचेंगे कि ये जो हमने 5 वर्ण लिए थे, इनसे हमने सब कुछ तो कर लिया, बिल्कुल सब कुछ कर लिया। हमने इनको मिलाकर ए बना दिया है, इनको मिलाकर हमने ओ बना दिया है, और इसको आपस में मिला के हमने ऐ भी बना दिया है, इसको मिलाकर हमने औ भी बना दिया है। अब क्या होगा भाई बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया है अब तक, इस प्लस के निशान से इस तरफ हमने हमेशा इस वर्ण को रखा है, और ये वर्ण जब भी हुए हैं, ये चारों वर्ण हमारे मूल जो हैं, इनको उठाया हमने, इनको हमने हमेशा क्रम से इस तरफ, कभी ई को यहाँ रखा, कभी ऊ को रखा, कभी री को, कभी री को, इस तरीके से रखा है। इस संधि के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उल्टा क्रम लेके चलने वाले हैं। अब उल्टे क्रम में हम कैसे चलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं इसे उठाऊंगी यहाँ सर, और इसे हम आगे रखेंगे। ये मैंने ई को इस तरफ रखा है, और आप इस तरफ उठा के लेके आइए। क्या लेकर आएंगे मैं सिखा देती हूँ, सिर्फ अ के साथ में फिलहाल। ये सिर्फ हमेशा अ नहीं होता है, मैं सिखाने के लिए अ लिख रही हूँ, बाद में मैं नियम के ऊपर ज़रूर जाऊँगी। ई के साथ में अ है, ऐसे ही मैं ऊ के साथ लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं अ लिख देती हूँ। ठीक वैसे ही आप आगे जाएंगे तो मैं री को उठाती हूँ, जो हमारा नया अगला एक वर्ण है वो है री। इसके साथ में अगर मैं अ लिखूंगी, और ऐसे ही री के साथ में अ लिखने से क्या बनता है ये बिल्कुल क्रम से चलेगा। अब क्या बनेगा वो सीखना है आपको। इनको मिलाने से बनेगा य,
हलंत लगाया है मैंने, यण संधि कहती है य व र ल। कुछ याद आया? ये हमने वर्णमाला में सीखा था कि य व र ल अर्ध स्वर होते हैं हिंदी के अंदर। बस ये अर्ध स्वर बनने वाले हैं यहाँ पर। ऊ के साथ अ मिलाने से आपका बनेगा व, री के साथ अ मिलाने से आपका बनेगा र, और री के साथ अ मिलाने से आपका बनेगा ल। ये वर्ण बनेंगे य व र ल। ये वर्ण अंतस्थ व्यंजन जो बनते हैं कहलाते हैं, वो वर्ण यहाँ पर बनते हैं। फटाफट एक उदाहरण के साथ में सीखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लें 4 स्थितियाँ वही हैं, छोटी ई या बड़ी ई। और इस तरफ आप क्या रखेंगे? मैंने अ के साथ सिखाने का प्रयास करने के लिए इसको अ लिखा है, लेकिन अब मैं यहाँ बताऊँ। नियम कहता है इसके इस तरफ क्या होगा? कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर। असमान, असमान से मतलब जो इस जाति का नहीं है, विजातीय। आपको ध्यान होगा सजातीय, अ के साथ अ, ई के साथ ई, ये सजातीय है। ई के साथ ई नहीं होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। अब ई के साथ में अ भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है, री भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपको इस तरफ ई ध्यान रखना है, इस तरफ कोई भी स्वर होगा। मैंने सिर्फ ये बॉक्स के अंदर अ लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि ये मैं सिर्फ उदाहरण के रूप में उठाना चाहती थी। पर नियम कहता है कोई भी अजातीय स्वर, विजातीय स्वर, असमान स्वर। ठीक है, उदाहरण सीखेंगे जल्दी से। एक उदाहरण मैंने लिखा नदी, और इस तरफ मैं लिख रही हूं अर्पण। ठीक है, नदी और अर्पण। तो आप क्या करेंगे? ये है ई, बड़ी ई है, देख सकते हैं आप। इधर मैंने अ से लिखा है अर्पण। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको बनाना है य। यण संधि कहती है कि आपको ई को भी हटा देना है, अ को भी हटा देना है, यानी कि कोई दूसरा जो भी स्वर था उसे आपको हटा देना है और उसकी जगह य लिखना है। तो मैं क्या करूँगी? ये लिखा है मैंने न, ये मेरे पास में है द, इस तरफ है प के ऊपर है र, साथ में है ण, और बीच में ई भी हट जाएगी, अ भी हट जाएगा, इसकी जगह बनेगा य, और ये होगा हलंत। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक आया। अब आप इसे देखें कि इसे आप लिखेंगे कैसे। इसको लिखने से पहले साथ में एक और समझ लें चीज़ को। जब भी आप इस ई को, इस स्वर को यहाँ से हटाते हैं, ये स्वर जिस वर्ण के साथ जुड़ा होगा वो वर्ण भी आधा हो जाएगा। यानी कि जब आपने ई हटाया तो द भी आधा हो जाएगा। अब आप इस पूरे शब्द को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये होगा न, ये होगा द के अंदर य जोड़ देंगे हम, य, और ये य मेरा भी आधा है, लेकिन क्योंकि मैं इस स्वर को उठा रही हूँ अ, ये इसके साथ जुड़ने पर बनेगा य, पूरा हो जाएगा, और प के ऊपर र, और ये होगा ण, नद्यर्पण। थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है, लेकिन ये इतना क्लिष्ट नहीं है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सीख पाएंगे। एक उदाहरण और करते हैं, हम ई के साथ में सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये शब्द लिखा है यद्यपि। आप पढ़ते हैं हमेशा ये शब्द। अगर मैं इसे कहूँ कि इसका विच्छेद कीजिए तो ये क्या होना चाहिए? मैं इस य से तोड़ूंगी, किसके य है तो मैं य से तोड़ूंगी। इस य की जगह मैंने प्लस का निशान लगाया। इस तरफ मेरे पास बचा य और द। ध्यान दे सकते हैं आप, द के अंदर य था तो द मैंने तोड़ दिया है, और इस तरफ आया है पी। लेकिन शब्द पूरा नहीं है, बनेगा कैसे? य तोड़ने से इस तरफ होना चाहिए ई, क्योंकि ये य तोड़ा है तो मुझे ई लगाना है। और इस तरफ आप देख सकते हैं य जो है उस य के साथ में अ है, अ जुड़ा हुआ है, यानी मुझे इसे अ से शुरू करना है, इसे अ से शुरू करना है। ये नियम मैंने य के हिसाब से लिखा है। अगर आपने इस ऊ के हिसाब से भी कुछ चीज़ सीखना चाहें तो आप उदाहरण सीख सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम ऊ से लेते हैं। ये है वध्वागमनम, वध्वागमनम। इसे तोड़ना है तो आप इसे आगमनम, हो सकता है बहुत सारों को लगे कि हम आ से तोड़ दें, तो आगमनम तो बन जाएगा, पर इधर वधवा क्या होगा उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी कि ये दीर्घ संधि तो नहीं होगी। ये संधि जो भी होगी इस अक्षर से टूटेगी, ये व से टूटेगी, यानी इस व से टूटेगी। तो मैं इस व की जगह प्लस का निशान लगाऊंगी, और पीछे का मुझे शब्द सीधा सीधा व में आ दिखाई दे रहा है तो मैं इसे आगमनम लिख दूंगी, आगमनम। और आगे का शब्द मेरे पास क्या होगा? व दिख रहा है, ध दिख रहा है, और क्योंकि मैंने व लगाया था इसलिए ध आधा किया। अब मुझे क्योंकि मैंने व हटा दिया तो मैं ध को पूरा कर दूंगी। पर साथ ही व किसकी वजह से बनता है?
ऊ को छोड़ के बनता है, तो अब मैं इसको ऊ को वापस लगा दूंगी। वधु धन आगमनम, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी यहाँ पर, वधु धन आगमनम। ये शब्द होगा वधवागमनम जब संधि जोड़ के बनता है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक उदाहरण इसका दे देती हूँ जो एक आध उदाहरण हमें मिलता है। ये री के साथ जब आप आकृति इसको जोड़ते हैं, ये एक आध शब्द जो हमें हमारे वेदों में दिखाई देता है, ये बनेगा ल, पूरा बन जाएगा, और ये आकृति इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बनेगा लाकृति। इस प्रकार से आप देखते हैं ये नियम काम करता है, इस प्रकार से ये शब्द वहाँ पर बनते हैं। एक आध उदाहरण आप लोगों को हो सकता है ये लगे कि हमको री के लिए भी सिखा दीजिए। देखिए, मैं एक री का भी उदाहरण लिख देती हूँ। मैंने जोड़ा पितृ और इसके साथ मैं जोड़ रही हूँ आज्ञा। पितृ आज्ञा, आप देख सकते हैं री से खत्म हुआ है, अ से यानी आ से शुरू हुआ है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पी होगा, त आधा होगा, फिर र बनेगा, फिर र बनेगा आधा, उसके साथ आ जोड़ना है और या जोड़ना है। अब इसको आप इकट्ठा कर दीजिए, ये बनेगा आपके पास में पी, इसको इकट्ठा करेंगे तो बनेगा त्र, त्र में आ लगाएंगे तो बनेगा आ, और ये बनेगा ज्ञा, ये शब्द बनेगा पित्राज्ञा। इस प्रकार से ये यण संधि होती है। बिना प्रयास किए, बिना अभ्यास किए आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी अभ्यास व्यवस्थित किया तो आप उसे समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो आप उदाहरण देखें, हल करें, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। फिर मिलेंगे हम इसके अगले प्रकारों के साथ में, तब तक शुभ दिन।